नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ आप सब प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सुदृढ़ मजबूत हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। देखिए, सीबीएसई के सिलेबस में बायनोमियल थ्योरम हटा दिया गया है इस बार, बट इसके अलावा जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें आपको बायनोमियल थ्योरम की ज़रूरत है। आप एनडीए में जाना चाहते हैं, आप जेईई के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या इस तरह के और जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनमें अपियर होना चाहते हैं, आपको बायनोमियल थ्योरम की ज़रूरत है। या अगर आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ रहे, किसी और स्टेट बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आपको बायनोमियल थ्योरम की ज़रूरत है। ठीक है, इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। चलिए मेरे साथ हो लीजिए, पूरी ध्यान से देखिए वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो के बाद, इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको बायनोमियल थ्योरम में कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बायनोमियल थ्योरम, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं चैप्टर का जो नाम है बायनोमियल होता क्या है। देखिए, बायनोमियल आपने पहले भी पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। बायनोमियल का मतलब कि ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं। बायनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with two terms। जिसमें दो टर्म्स होते हैं, वही है बायनोमियल थ्योरम। जैसे कि आपने a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा होगा। a प्लस बी पावर 1 का क्या मतलब होता है? a प्लस बी का पावर 1 मतलब सिर्फ a प्लस बी और कुछ नहीं। अगर a प्लस बी में पावर 2 लगा दें तो ये होल स्क्वायर, राइट। इसके लिए आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी क्यूब, राइट। तो ये आइडेंटिटीज हैं। अब जरा सोचिए, ये सभी बायनोमियल हैं। a प्लस बी क्या है? बायनोमियल है। दो ही टर्म है ना इसमें, a प्लस बी दो ही टर्म है, ये एक बायनोमियल है। पावर में 1, पावर में 2, 3 ऐसे करके अगर आप बढ़ाते जाएं इसको, a प्लस बी पावर 4, ये क्या होगा? फिर उसी तरह से अगर हम बढ़ते चले जाएं, a प्लस बी पावर n, कुछ भी नंबर ले सकते हैं वहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पावर में कोई भी नंबर ले सकते हैं हम। उसके एक्सपेंशन के बारे में विचार करना है हमें। तो बायनोमियल थ्योरम एक्चुअली हमें इसके एक्सपेंशन के बारे में ही बताता है और कुछ नहीं। अब इसी पर बेस्ड आप चाहे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए कि बता दो इसमें सबसे बीच वाला टर्म कौन सा होगा, बता दो इस पूरे का जनरल टर्म क्या होगा, है ना। बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। मिडिल टर्म कौन सा होगा और इसमें कितने टर्म्स होंगे, रैंडमली कोई एक टर्म पूछ दिया कि बता दो, सीधे पांचवा टर्म बता दो कौन सा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट बेसिकली बायनोमियल थ्योरम किस बारे में है? बायनोमियल के एक्सपेंशन के बारे में, और कुछ नहीं। बायनोमियल थ्योरम इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन ऑफ अ बायनोमियल विथ एनी पावर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर बायनोमियल एक्सपेंशन हमें करना हो a प्लस बी पावर n का, तो कैसे करें। उससे पहले थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर डाल देते हैं। एक नज़र इसको डालिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ नई बातें दिखाई पड़ेंगी। आपने ये आइडेंटिटीज पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में, 9 में, 10 में भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी एक नए नज़रिए से देखते हैं। क्या है नया नज़रिया? देखिए, इस बायनोमियल में जो हमारा पहला टर्म है वो है a, दूसरा टर्म है b।
पहले वाले टर्म के ऊपर पावर 2 आ गया, दूसरा टर्म गायब है। गायब क्यों है? अगर आप ध्यान से देखें तो उसके पावर में 0 है, इसीलिए वो गायब है। क्योंकि आप सबको पता है कि किसी भी नंबर के पावर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए उसको हटा दिया, है ना। b का पावर 0 मतलब 1 वहां छिपा हुआ है। तो अब इसके अगले टर्म में क्या हुआ? उसके अगले टर्म में जो a है, पहला टर्म बाइनोमियल का, उसका पावर हो गया 1 और b का पावर भी 1 हो गया, है ना। सबसे लास्ट में देखेंगे b का पावर 2 हो गया। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर a का पावर 2, b का पावर 0 था, फिर a का पावर हो गया 1, एक कम हो गया 2 से, तो b का पावर एक ज़्यादा हो गया 0 से, फिर a का पावर और एक कम हो गया 1 से भी कम, तो 0 पे आ गया, और b का पावर एक और बढ़ गया तो 2 हो गया। मतलब जो पहला टर्म है उसका पावर मैक्सिमम, ये जो पावर है 2, वहाँ से स्टार्ट होता है और एक एक कम होते 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 0 पे जाके रुक जाता है। और जो दूसरा टर्म है b, उसका पावर 0 से स्टार्ट होते होते और एक एक करके बढ़ता है और लास्ट में मैक्सिमम जो कि पूरे बाइनोमियल का पावर है वहाँ तक जाकर रुक जाता है। इस तरह से एक ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरी एक और ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि a और b का जो टोटल पावर अगर आप ऐड करें, a का पावर और b का पावर दोनों को ऐड कर दें तो टोटल मिलाकर वही पावर आता है जो बाइनोमियल का है। बाइनोमियल का पावर 2, देखिए 2 + 0 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 0 + 2 2 हो गया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। अगर आप a + b होल क्यूब को देखें ध्यान से तो इसमें भी वही चीज हुआ। बाइनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है वो है 3 और पहला जो टर्म है a 3 से स्टार्ट हुआ, 3 के बाद a का पावर हो गया 2, फिर a का पावर हो गया 1 और फिर a हो गया गायब क्योंकि a का पावर 0 हो गया। उसी तरह जो दूसरा टर्म है b, यहाँ b का पावर 0 है इसीलिए गायब है, 0 के बाद पावर 1, फिर पावर 2 और फिर पावर 3, मैक्सिमम 3 है तो 3 पर जाकर रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टर्म्स बनते हैं। एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि जितना मैक्सिमम पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स आते हैं। a + b होल स्क्वायर पावर में 2 है तो यहाँ 3 टर्म्स आते हैं, a + b होल क्यूब पावर में 3 है तो यहाँ 4 टर्म्स आते हैं, 4। अगर इन्हीं सब चीजों को हम ऑब्जर्व करें तो a + b पावर 4 क्या हो जाना चाहिए? a + b पावर 4 के लिए हमें क्या करना चाहिए? a का पावर स्टार्ट होगा मैक्सिमम यानी कि 4 से, a का पावर हो जाएगा 4, फिर यहाँ प्लस का साइन डालेंगे और फिर कोई नंबर आएगा यहाँ पर, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि कौन सा नंबर आएगा। फिलहाल तो अभी हम पावर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का पावर 4 है तो a का पावर 4 से स्टार्ट हुआ, अगले टर्म में a का पावर हो जाएगा 3, 4 से 1 कम, और b का पावर यहाँ फर्स्ट में 0 से स्टार्ट होता है, 0 था इसलिए हमने लिखा नहीं, लेकिन अब तो लिखना पड़ेगा, पावर 1 हो गया इसका, 0 से 1 ज्यादा। अगले टर्म में a का पावर 1 कम हो जाएगा, 3 से 1 कम, b का पावर 1 ज्यादा हो जाएगा, 1 से 1 ज्यादा, फिर उसके अगले टर्म में a का पावर 1 और कम हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा यहाँ पर, और b का पावर 1 और ज्यादा हो जाएगा, है ना, 2 था अब 3 हो गया। एक और टर्म बढ़ेंगे आगे तो a का पावर अब 0 होने वाला है, तो 0 हो जाने पर तो हम लिखते ही नहीं क्योंकि वो 1 है। b का पावर हो जाएगा मैक्सिमम यानी कि 4। तो ये बातें हो गई किसकी? बाइनोमियल के टर्म्स की, a और b की। अब उनके बीच में जो कोफिशिएंट आना है, जो नंबर आना है, उनकी बात कर लेते हैं। इनके ये जो नंबर्स आ रहे हैं बच्चों, इसके लिए एक पैटर्न है, इसके लिए एक पैटर्न है जो हमें समझना है। इसके लिए पैटर्न क्या होता है? जैसे आपने a + b होल स्क्वायर देखा, उसमें पावर 2 था, तो कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं
क्योंकि ये चीज समझने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में, खासकर कॉम्बिनेशन के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। अगर आप कॉम्बिनेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पॉज करके पहले आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को कम से कम समझ लीजिए कि वो फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, कम से कम फॉर्मूले को समझ लीजिए, फिर यहां से कंटिन्यू करिए। तो ये जो सबसे a प्लस बी का पावर में 2 था, 2 स्टार्ट होता है ऐसे, सबसे पहले में आया 2c0, c फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2c0, फिर आया 2c1 और फिर आया 2c2, यहां जाके रुक जाएगा। जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि आपको पता है कॉम्बिनेशन में शर्त होती थी जब हम लिखते हैं NCR, तो जो नीचे लिखा हुआ नंबर है R वो n के बराबर तो हो सकता है लेकिन n से ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए ये इसके बराबर हो चुका है तो यहीं पे ये रुक जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो ये इसका कोफिशिएंट है 2c0, ये है 2c1 और ये है 2c2। 2c0 का मतलब होता है 1, 2c2 का मतलब होता है 2 और 2c2 का मतलब भी होता है 1। तो देख लीजिए 1 2 1, इसके कोफिशिएंट देख लीजिए, यहाँ पे 1 छिपा है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 1 छिपा है। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब अगर हम क्यूब की बात कर लें तो बाइनोमियल का पावर है 3 तो इट शुड बी 3c0, 0 से स्टार्ट होगा और कहां जाके खत्म होगा 3 पर, नीचे वाला नंबर 3c3 जब आ जाएगा तो काम रोक देना है। 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, ये 4 कोफिशिएंट्स हैं। इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 3, इसका भी मतलब होता है 3, इसका भी मतलब है 1। कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला आप एक बार देख लें, फिर भी चलिए मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं। NCR फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि n फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे आप, नीचे आप लिखेंगे r फैक्टोरियल और फिर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, इसकी 1, इसकी 1। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए 1 3 3 1, इसके कोफिशिएंट्स हैं 1 3 3 1 और यहां देख लीजिए a प्लस बी होल क्यूब में यहां 1 3 3 1। बहुत बढ़िया पैटर्न है ना, कि हमें नंबर कौन सा लिखना है उसका ये पैटर्न होगा। यही है बाइनोमियल के बीच का, बाइनोमियल के अंदर का रहस्य। ठीक है, जो कि सबको मालूम है, जो बच्चे अभी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो रहे हैं, उन्हें बताना है, बाकी तो दुनिया को मालूम है। राइट, चलिए अब इसमें देख लेते हैं 4 में, तो ये क्या हो जाएगा 4c0, 4c1। आपको स्क्वायर और क्यूब का तो फॉर्मूला याद होगा, है ना, तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, मैं इसका आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। पावर 4 पावर 5 इनका अगर आपको जानना हो तो कैलकुलेट करके लिखेंगे। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4। कितने हो गए 1 2 3 4 5, पावर 4 है तो 5 टर्म्स हैं, देख लीजिए 5 टर्म्स हैं, एक ज्यादा टर्म्स होते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जब r की वैल्यू 0 है ना तो ये 1 ही होता है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर बराबर हो जाए दोनों तो भी इसकी वैल्यू 1 हो जाती है बच्चों। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बात करें 4c1, 4c1 और 4c3 ये दोनों भी इक्वल होते हैं। अब इन बातों का पता कैसे चलेगा, इन बातों का पता चलेगा जब आप कॉम्बिनेशन के बारे में ठीक से पढ़ेंगे। इसलिए मैंने पहले कहा कि कॉम्बिनेशन के बारे में अगर आप जानते हैं तो यहाँ ये चीजें समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कितना टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट में आप इन चीजों को देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन चैप्टर में जाइए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट देखिए, उसके प्रॉपर्टीज को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला देख लीजिए और उसके 3-4 प्रॉपर्टीज हैं बस। एक है 1 नंबर फॉर्मूला, फॉर्मूले के अलावा लगभग 3 या 4 प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, उनके एग्जाम्पल देख लीजिए। 10 से 15 मिनट का काम है, उसके बाद आप यहाँ इस वीडियो में कंटिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम कंटिन्यू करें यहाँ पर 4c1 होता है 4, अगर r की वैल्यू 1 है तो सीधे सीधे n की वैल्यू को चिपका दीजिए। यहाँ पर r की जगह 1 है
तो n की जगह 4, ये 4 ही रह जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, कैसे पता चलेगा? देखिए नीचे वाला जो नंबर है 1 और इसका नीचे वाला नंबर है 3, r की जगह 1, r की जगह 3। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 1 क्या बनाता है? 4, जो कि n की वैल्यू है। इसीलिए इससे पता चलता है कि अच्छा ये ऐड करके उसके इक्वल आ गया, मतलब इक्वल ही वैल्यू होगा, तो ये भी 4 है। अब रही बात 4c2, ये कितना होता है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4c2 फॉर्मूला अभी मैंने दिखाया था आपको, NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4c2 कितना हो जाएगा? 4c2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2, दैट इज 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल का अर्थ है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे है 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से कोई मतलब फायदा है नहीं, तो 1 को मैंने लिखा नहीं, ऊपर भी हटा दिया। अभी एक तो 2 यहाँ से कट जाएगा और 2 2 जा 3 2 जा 6 आ गया, देख लीजिए 2 से ये कट गया और 3 दूनी 6, ये 6 होता है। इसका मतलब इसमें जो कोफिशिएंट्स आने हैं बच्चों 1 4 6 4 1 लिख दे। 1 पहले ही से छिपा हुआ है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 1 छिपा हुआ है। तो देख लीजिए a + b पावर 4 एक्सपेंड करके ये बनता है। पावर में 1 लिखा नहीं जाता, तो मैं यहां से हटा देता हूं 1 पावर, सिर्फ b लिखा रहेगा यहां पर। चलिए अब इस तरह से अगर बढ़ते रहे तो पावर 5 का भी हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं, सबका लिख सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं जनरल पर, जनरल यानी कि पावर n पर आ जाते हैं। पावर n हो तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? रूल आपने देख लिया है कि क्या तरीका होता है, उसी रूल को हम यहां फॉलो करने वाले हैं। पावर है n, तो सबसे पहले होगा NC0, ठीक, NC0, फिर आएगा NC1, फिर आएगा NC2, फिर आएगा NC3, ऐसे करके ये बढ़ेगा। 0 से स्टार्ट होता है r की वैल्यू, और यहाँ n ही रहता है सब में मैक्सिमम। NC0, NC1, NC2, NC3, ठीक है। ये पैटर्न को देख लीजिए, पैटर्न को समझ लीजिए, बस पैटर्न याद रखने की चीज है, आप इसको याद रख लीजिए और समझना भी बड़ा आसान है। अब रही बात ए बी की, तो जैसे आपने इन सब में देखा कि जो पहला टर्म होता है वो मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होता है, तो उसका पहला टर्म है ए और मैक्सिमम पावर है n, तो a का पावर n लिखेंगे। b का पावर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं उसको, यहाँ प्लस डाल देते हैं, फिर NC1 आ गया। अब सेकेंड टर्म में जो पहला टर्म है a, उसका पावर 1 कम होकर n-1 रह जाएगा, ठीक। और दूसरा जो टर्म है b, स्टार्टिंग में b का पावर 0 था, लिखा नहीं हमने, अब 1 हो गया, 1 पावर छिपा है, ठीक है। NC2 पे आ गए, पहला टर्म a n था, n-1 हुआ, अब एक और कम हो जाएगा तो n-2, और b का पावर 1 और बढ़ जाएगा तो 2, ठीक है। इसी तरीके से चलते रहेंगे, तो NC3 a का पावर हो जाएगा n-3, n-2 से एक और कम कर देंगे, देख लीजिए n-2 है, एक और कम करने का मतलब माइनस कर लेंगे तो n-3 हो जाएगा, ठीक। और b का पावर 1 बढ़ जाएगा, 2 है तो अब 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा NCN। मैंने आपको बोला था ना सब में यही हो रहा है, 4C 4 पर जाकर ये रुक गया था, ऊपर में 3C 3 पर रुका था, तो ये NCN पर जाकर रुकेगा। a का पावर हो चुका होगा घटते हुए 0, और b का पावर बढ़ते बढ़ते कहां तक जा चुका होगा? n तक। जैसे कि पहले में a का पावर n था, b का पावर 0, तो लास्ट वाले में b का पावर n और a का पावर 0। यही है बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन। बस इसी के चारों तरफ ये पूरी डिस्कशन है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इसी के बारे में 1000 तरह से प्रश्न हो सकते हैं। बस यही है बाइनोमियल थ्योरम, या इसको आप कह सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बस ये एक लाइन ही सार संक्षेप है, ठीक है।
बाइनोमियल थ्योरम कह लीजिए इसको, या आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कह लीजिए, एक ही चीज है, दो नाम है। ठीक है, यही एक लाइन की कहानी है। इस कहानी में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको समझाने वाला हूं इसका जनरल टर्म। क्या समझाने वाला हूं? जनरल टर्म। क्या है जनरल टर्म? जनरल टर्म वो चीज है बच्चों जो अकेला ही इन सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। अकेला ही पहले टर्म को, दूसरे टर्म को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, सबको रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको कहते हैं जनरल टर्म। अब देखिए यहां पर जनरल टर्म, जनरल टर्म दिखने में एक ही टर्म के जैसा दिखेगा, बस इतने में आ जाएगा, एक ही टर्म लिखेंगे हम, लेकिन वो एक टर्म ऐसा होगा कि सबको व्यक्त कर पाएगा, सबको रिप्रेजेंट कर पाएगा, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, लास्ट को भी, सबको, सबको अकेला ही वो रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये कैसा दिखता है? देखिए, अगर आप इसमें से पहला टर्म जानना चाहते हैं, जनरल टर्म के लिए मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिखाऊंगा आपको। अगर आपको फर्स्ट टर्म देखना है बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म, तो आप कैसे लिखते हैं? देख लीजिए, हमारा फर्स्ट टर्म यहीं पे लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। NC0 a का पावर n और b का पावर 0, NC0 a का पावर n और b का पावर 0, जो हमने लिखा नहीं था लेकिन यहां पर मैंने लिख दिया। और हमारा सेकंड टर्म कैसा था बच्चों? सेकंड टर्म कैसा था हमारा? NC1 a का पावर n-1 और b का पावर 1, NC1 a के पावर में n-1 एक कम करके लिखा था हमने, और b का पावर एक बढ़ाकर 1 लिखा था। ठीक है, थर्ड टर्म कैसा था इसका? थर्ड टर्म था NC2 a का पावर एक और कम होकर n-2 आ गया, b का पावर एक बढ़कर 2 हो गया। आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, इसके पैटर्न को समझिए। पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या परिवर्तन आया, तीसरे में क्या परिवर्तन आया, जो चेंज हो रहा है, यू नीड टू फोकस ओवर द चेंज, जस्ट फोकस ओवर द चेंज। इफ यू आर एबल टू फोकस ओवर द चेंज and you will be able to understand the general term easily. मैं एक और टर्म यहां पे लिख देता हूं, फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म लिख दिया, फोर्थ टर्म भी लिख लेते हैं। NC3 a के पावर में अब एक और कम करके तो n-3 लिखेंगे, और b के पावर में एक बढ़ाकर 2 के बाद 3 लिखेंगे। तो देख लीजिए, मैंने यहां पर 4 टर्म लिख दिए, 1 2 3 4। पैटर्न को समझने के लिए ये 4 टर्म काफी है, 3 से भी समझ सकते थे, 4 लिख दिए मैंने। अब पैटर्न को समझते हैं। पहला टर्म फाइंड किया तो r की जगह 0 लिखा हमने, n की जगह सब में सेम आ रहा है, n की जगह n n n n, ये नहीं बदल रहा। तो जो नहीं बदल रहा वो हमेशा सेम रहेगा, राइट। तो अगर हम nth टर्म लिखना चाहते हैं इसका, nth मतलब कोई भी एक नंबर, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसी सीरीज में एक पर्टिकुलर नंबर ना लेकर मैं चाहता हूं कि मैं nth टर्म लिखूं, nth टर्म, nवां नंबर। ठीक है, मैथमेटिक्स में यही होता है, हम अलजेब्रा के दृष्टिकोण से सब चीजों को देखते हैं। अलजेब्रा के दृष्टिकोण से देखने का फायदा ये होता है कि जनरल चीजें हमें मिल जाती हैं, उसमें हम सबको डाल सकते हैं, उसके ऊपर सबको फिट कर सकते हैं। तो nth टर्म, देखिए बच्चों, nth टर्म नहीं, मैं एक काम करता हूं, यहां पे kth टर्म लिख लेता हूं, kth टर्म। ठीक है, क्योंकि n पहले से आ रहा है, दो यहां भी n ले लूंगा तो दोनों n मिक्स हो जाएंगे। मैं एक डिफरेंट नंबर यहां लेना चाहता हूं, kth टर्म, kवें नंबर का टर्म। तो बच्चों देखिए, यहां पर आपने जो भी टर्म फाइंड किया सब में n तो आया ही था, तो इसमें भी n आएगा ही। खाली पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और जो हो रहा है बिहेवियर उसका, उसी बिहेवियर को हमें यहां फॉलो कर देना है बस। सब में n आया, यहां भी n आएगा। सब में c लिखा है, यहां भी c लिख लीजिए। उसके बाद
आर की जगह यानी कि जो सेकेंड नंबर है जो नीचे की तरफ लिखा है वो कैसे बन रहा है। जब हमने यहां पे लिखा फर्स्ट तो यहां लिखा 0, यहां लिखा सेकेंड तो यहां लिखा 1, यहां लिखा थर्ड, यहां 2, यहां फोर्थ, यहां 3। तो हो क्या रहा था, यहां पर एक पैटर्न दिखा हमें कि एक कम करके लिखा जा रहा है। नोटिस करिए, एक कम करके यहां 1 लिखा है, फर्स्ट में 1 आता है तो यहां 0 है, सेकंड में यहां 2 आता है तो एक कम 1 है, थर्ड में 3 आता है, 3 आता है तो उससे एक कम 2, फोर्थ में यहां 4 आ गया तो यहां आर की जगह 4 से एक कम 3। इसका मतलब अगर मुझे केथ टर्म चाहिए तो मैं के से एक कम यहां लिखूंगा k-1। ठीक, एक कम जो पैटर्न है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा। जो सब में हो रहा है उसी को मैं यहां भी होने दे रहा हूं। मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, बस मुझे होने देना है, जो हुआ है अभी तक उस चीज को होने देना है। उसके बाद देखते हैं सबका जो बाइनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है ए सब में लिखा है तो हम भी फर्स्ट टर्म में ए लिख लेते हैं। अब ए के पावर को देखें, हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, तो फर्स्ट में सबसे पहले हमने जो n की वैल्यू है उसी n को पावर में a के डाल दिया। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे वो कम होता रहा, एक एक करके n, n-1, n-2, n-3 कम होता रहा। और जरा आप ध्यान से देखिए, जो दूसरा वाला नंबर है बाइनोमियल का b, उसका पावर फर्स्ट टर्म में 0 था और वो एक एक करके बढ़ता रहा। ठीक है, आप एक चीज और नोटिस करेंगे यहां पर कि जो r की वैल्यू है 0 वही b के पावर में है। r की वैल्यू 1 b के पावर में 1, r की वैल्यू 2 b के पावर में 2, r की वैल्यू 3 b के पावर में 3। तो मेरे पास r की जगह k-1 आया है तो मैं b के पावर में k-1 लिख दूंगा। जो हो रहा है उसी को होने दूंगा और कुछ नहीं। अब रही बात a की, मैंने a का पावर अभी तक नहीं लिखा है, राइट। कैसे मालूम करें कि a का पावर क्या है? उसका ये तरीका है कि आप यहां जो लिखा है n c वाले पार्ट में, उसके बड़े वाले नंबर को यानी कि n को, n में से आप इस नंबर को माइनस कर डालिए, 0 को। n में से 0 माइनस करिए, n आता है, यहां लिख दिया। n में से 1 माइनस करिए, यहां लिख दिया। इस n में से 2 माइनस करिए, यहां लिख दिया। n में से 3 माइनस करिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो n है, n में से b का पावर माइनस करके जो रह जाएगा वही a के पावर में आएगा। ये हो रहा है ना हर बार, देख लीजिए। तो यहां भी n में से k का पावर k-1 जो कि b का पावर है माइनस करेंगे, n में से कर लीजिए माइनस, ये लीजिए n, इसमें से माइनस करना है b का पावर मतलब k-1, कितना बनेगा ये n-k और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये आएगा a के पावर में n-k+1। बस हो गया बच्चों। अब अगर मैं यहां पर एक अगला टर्म भी फाइंड करना चाहता हूं, kth टर्म तो फाइंड कर लिया, अब k से अगला टर्म यानी कि k+1, एक अगला, एक ज्यादा, k+1th टर्म, तो मैं क्या लिखूंगा? k+1th टर्म को मैं क्या लिखूंगा? n तो यहां पर आएगा ही, c आएगा ही, r की जगह जितना यहां पे नंबर आता है उससे एक कम हम यहां लेते हैं। यहां k लिया था तो यहां k-1, यहां k+1 है तो इसमें से एक कम कर लीजिए। k+1 से एक कम कर देंगे तो 1 कैंसिल हो जाता है और k बचता है, यहां k लिखना पड़ेगा, एक कम। ठीक है, और b के पावर में जो r की जगह आया वही जाता है, r की जगह k तो b के पावर में k, और a के पावर में वो नंबर आता है जो n से k को माइनस करके बचता है। देख लीजिए सब में यही हुआ, n में से 0 माइनस करके n आता है, यहां लिखा। n में से 1 माइनस किया, n-1 यहां लिखा। n से 2 माइनस किया, यहां लिखा। n से 3 माइनस किया, यहां लिखा। n से ये माइनस किया तो यहां लिखा, n से ये माइनस होगा तो यहां लिखेंगे, मतलब n-k लिखेंगे। और बच्चों ये हो गया, इसी को कहते हैं जनरल टर्म। अब मैंने आपको बताया था कि जनरल टर्म सबको रिप्रेजेंट कर सकता है, यही कहा था ना मैंने, यही है जनरल टर्म। कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, यही है जनरल टर्म।
ठीक है। और ये जो मैंने k ले लिया ना, k तो मेरी मर्जी का संकेत है बस, आप इसके जगह कुछ भी ले सकते हैं, m ले सकते हैं, आप m+1th लिख सकते हैं, k+1th लिखा है मैंने, आप m+1th लिख सकते हैं, आप r+1th लिख सकते हैं, आप n मत लेना, बस n मत लेना, क्योंकि n यहां पहले से एक सिंबल चला आ रहा है। तो कंफ्यूजन से बचने का ये तरीका है कि एक ही सिंबल को दो अलग अलग अर्थों में यूज करें, n की जगह भी इसके जगह भी, तो वो ठीक नहीं रहेगा। n को नहीं लेना है, जो पहले से है उसको नहीं लेना है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हो सकता है आपके बुक में यहाँ पे r लिखा हो, r+1th टर्म, तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, एक ही बात है। तो ये हो गया जनरल टर्म। अब आप कहेंगे कि ये अकेले ही सबको रिप्रेजेंट कैसे कर पा रहा है? बड़ा ही आसान है, आप बस k की जगह यानी कि r की जगह वैल्यू पुट करते जाइए। जब आप k की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको पहला टर्म दिख जाएगा, देखिए पुट करके, k जहां जहां है उसमें 0 डाल दीजिए, k की जगह 0 डालेंगे तो nc 0, a के पावर में n-0, b के पावर में 0, देखिए आ गया। k की जगह 1 डालेंगे तो आपको सेकेंड टर्म दिखेगा बाइनोमियल का, ये वाला बन जाएगा, ये देख लीजिए। k की जगह 3 डालेंगे, मतलब ये जो k है नीचे वाला नंबर, इसी की जगह आप जो वैल्यू डालेंगे उसी का टर्म आपको मिलेगा। आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, तो k की जगह 0 डालिए। आपको सेकेंड टर्म चाहिए, k की जगह 2 डालिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो k की जगह हम 0 लेते हैं, एक कम लेते हैं, राइट। तो उसी तरह से यहां भी फर्स्ट टर्म चाहिए तो k की जगह 1 मत डालिए, 0 डालिए, एक कम, ठीक है। सेकेंड टर्म चाहिए तो k की जगह 1 डालिए। उसके बाद आपको थर्ड टर्म चाहिए तो k की जगह 2 डालिए, एक कम। तो इस प्रकार से जनरल टर्म सबको रिप्रेजेंट कर सकता है, सबको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, बशर्ते आप k की वैल्यू उसमें डालते जाइए। जो टर्म चाहिए उससे एक कम डालिए k की जगह। आपको 10वां टर्म चाहिए, 10th टर्म बाइनोमियल में, तो आप यहां 9 को रखिए k की जगह। अगर आपको 20th टर्म 20वें नंबर का टर्म चाहिए तो आप k की जगह पे 19 रखिए। आपको 21वां टर्म चाहिए तो आप k की जगह 20 एक कम रखिए। जो भी रखेंगे आपको उस हिसाब से टर्म्स मिलते चले जाएंगे। तो देखा आपने कैसे जनरल टर्म अकेले ही बाइनोमियल के सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। और नाम भी इसका देखिए ना, जनरल। जनरल का मतलब कि जिसमें सब शामिल है, तो ये जनरल होता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म समझा दिया मैंने आपको, बाइनोमियल का एक्सपेंशन समझा दिया। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आपसे कोई कहता है कि a+b के पावर में 6 है, इसको एक्सपेंड करो, a+b पावर 6 होल पावर 6, जैसे a+b होल स्क्वायर, a+b होल क्यूब, a+b पावर 4, आपको 6 को एक्सपेंड करना है। चलिए हम एक बार करके देखते हैं इसको। तो जो रूल सीखा हमने उस हिसाब से यहां पे होना चाहिए 6c0। स्टार्ट तो हमेशा r की जगह 0 लेकर करेंगे। a की जगह a के पावर में क्या लिखते हैं, देखिए रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ओ a की पावर की क्या लिखेंगे, अब पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ेगा। मैं जो आपको समझा रहा हूं बस आप मेरे साथ बने रहिए। इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पीछे देखना पड़ेगा a के पावर में क्या था, b के पावर में क्या था, नहीं देखना पड़ेगा। देखिए यहां पर a के पावर में क्या लिखना है, 6 में से 0 माइनस करके जो आएगा वो a के पावर में जाएगा, मतलब 6। और b के पावर में क्या जाएगा, जो r की जगह है वही नंबर b के पावर में जाएगा। सीधा बात है ना। ये जनरल टर्म को फॉलो करिए बस। b का पावर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे 6c1। a के पावर में कौन जाएगा इस बार, 6 माइनस 1 मतलब 5। और b के पावर में कौन जाएगा, साक्षात r की वैल्यू मतलब 1 भी लिखा नहीं जाता, छिपा रहता है वहां पर, है ना। सिर्फ b लिख देंगे तो पावर में 1 छिपा हुआ है। अगला क्या होगा, 6c2।
जीरो से स्टार्ट करना है, 6C0, मैक्सिमम पावर 6 है ना, तो 6 तो सब में लेना पड़ेगा आपको, लेकिन जो r की जगह लेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। a के पावर में कौन आता है, बाइनोमियल का जो पहला टर्म है उसके पावर में आता है इन दोनों का डिफरेंस, 6 और 2 का डिफरेंस 4। और b के पावर में कौन जाता है, जो r की वैल्यू है उसी को b के पावर में रखते हैं, ठीक। अब उसके बाद 6C3, a के पावर में 6 - 3 तो 3 आ गया, b के पावर में r खुद ही जाता है, इस बार दोनों सेम हो गया। उसके बाद 6C4, a के पावर में 6 - 4 मतलब 2, b के पावर में 4 खुद ही जाएगा। उसके बाद 6C5, a के पावर में 6 - 5 मतलब 1, जो कि लिखना जरूरी नहीं है, b के पावर में 5 खुद ही जाएगा। और लास्ट टर्म यहां लिखूंगा मैं 6C6, ये होगा लास्ट टर्म, क्योंकि देखिए n और r दोनों बराबर हो गए ना, NCR बोलते हैं ना, तो n ये ऊपर वाला, r ये नीचे वाला। 6CR, a की पावर में 6 - 6 यानी कि 0, तो फिर उसको हटा ही देते हैं, a का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा ना, और b के पावर में मैक्सिमम ये r जाएगा, ठीक। तो ये है एक्सपेंशन। अब इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए सबकी वैल्यू, इन 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, ठीक। NCR का फॉर्मूला मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं आपको, NCR चाहिए तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। देखिए मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहता हूं, कॉम्बिनेशन को एक बार देख लीजिए, आप समझ लीजिए इस वीडियो के पहले, क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है, कॉम्बिनेशन वाला खासकर, वो बाइनोमियल थ्योरम में आपको मददगार साबित होता है। अगर आपको वो नहीं पता तो वो पता पहले कर लीजिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद ही यहां पर आपके लिए द्वार खुले हैं, ठीक। तो ये हो गया एक्सपेंशन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज, या यूं कहें कि ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं हमारे, ये ऑब्जर्वेशंस बड़े काम की चीज होती है बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़े ही मददगार होते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशंस मैं बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए, हैं तो बड़ी इजी चीजें, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो फिर जाहिर है कि मिस हो जाएगा। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बाइनोमियल को जब हमने एक्सपेंड किया तो टोटल कितने टर्म्स मिल रहे थे, जितना पावर होता था बाइनोमियल का उससे एक ज्यादा, राइट। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी पावर n, a प्लस बी पावर n को अगर एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म्स मिलेंगे, पावर कितना है n, उससे एक ज्यादा। ये था हमारा पहला ऑब्जर्वेशन। उम्मीद है इसको तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b, a और b के टोटल पावर को जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है n। ये आपने नोटिस किया, नहीं किया हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। यहां अभी अभी हमने a के पावर a प्लस बी पावर 6 को एक्सपेंड किया, तो आप किसी भी टर्म में a और b का पावर ऐड करिए, a का पावर और b का पावर, जो यहां नंबर है और जो यहां नंबर है, a का पावर और b का पावर, ये आपको 6 ही मिलेगा। देख लीजिए आप ट्राई करके, पहले में a का पावर खुद ही 6 है, b का पावर 0, a का पावर 5, b का पावर 1, तो 5 + 1 6, a का पावर 4, b का पावर 2, 4 + 2 6, a का पावर 3, b का पावर 3, 3 + 3 6, सब में ऐसा होगा, ठीक है। ये देखिए बाइनोमियल में भी a का पावर, किसी भी टर्म को उठा लीजिए, किसी को भी, मैंने रैंडमली इसको चुन लिया है आपको बताने के लिए। a का पावर कितना है n - 2,
b का पावर 2, ऐड करके देखिए 2 से 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। दोनों का सम कितना आया, n-2 को 2 में ऐड कर दिया तो n आया ना, टोटल पावर n आ गया ना। यही है हमारा ये सेकंड ऑब्जर्वेशन कि a और b के टोटल पावर को जब भी आप ऐड करेंगे तो n खुद ही मिलेगा आपको, यानी कि टोटल बाइनोमियल का जो पावर होता है। तीसरा क्या है, पावर ऑफ ए कौन है, पहला वाला टर्म बाइनोमियल के अंदर, पावर ऑफ ए स्टार्ट्स with n, decrease 1 by 1, and ends with 0। यही हुआ था ना। हमेशा क्वेश्चन पूछते रहिए अपने आप में कि हाँ ये सही है क्या, ऐसा ही हुआ था क्या, ऐसा चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए, सिर्फ देखिए मत। ए का जो पावर है वो n से स्टार्ट होता है, यानी कि मैक्सिमम जो बाइनोमियल का पावर है n वहां से स्टार्ट होता है, एक एक करके डिक्रीज होता रहता है और अंत में 0 पे जाके खत्म होता है। और ये इसका क्या होता है, b का पावर ऑफ b स्टार्ट्स विथ 0। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज 1 by 1 और फिर अंत में मैक्सिमम यानी कि n पे जाके खत्म होता है। ठीक है, पावर की बात हो रही है बच्चों, पावर की, b का जो पावर होगा पावर की बात हो रही है। ठीक है, पावर जो है b का वो स्टार्ट होता है 0 से, एक एक करके कम होना बढ़ता रहता है और अंत में n पर जाकर खत्म होता है। ठीक है, तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस हैं। अगला ऑब्जर्वेशन ये है, इन एनी टर्म किसी एक टर्म में, इन एनी टर्म पावर ऑफ, इन एनी टर्म r is equal to 1 less than position of the term, position of the term। पोजीशन का मतलब कि वो टर्म 5वें नंबर पे है या 6ठे नंबर पे या 10वें नंबर पे, किस नंबर पे है वो है उसका पोजीशन। 10वें नंबर पे तो 10 है उसका पोजीशन, तो r की वैल्यू कितना लेते हैं हम, 1 लेस देन दैट, एक लेस, एक कम, उस पोजीशन से एक कम। ये मैं इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही कर रहा हूं आपको, समझ तो बच्चों को हिंदी में ही आती है और मीडियम होता है इंग्लिश, दुभाषिया चल रहा है ना, तो बच्चे बुक तो इंग्लिश में ही रखते हैं, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं सब बच्चे, लेकिन समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं हिंदी यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो जो भी पोजीशन है टर्म का उससे एक कम, 10वें नंबर का टर्म है तो 10 से एक कम, यानी कि 9 होगा r की जगह। ठीक है, यही बता रहा हूं मैं। 20वें नंबर का टर्म है तो r की जगह एक कम 20 से 19। अगर 21वें नंबर का टर्म है तो 21 माइनस 1, r की जगह 20 आएगा, है ना, एक कम, 1 लेस देन पोजीशन ऑफ द टर्म। अगला है ऑब्जर्वेशन, इन एनी टर्म, किसी भी एक टर्म में a का पावर कितना होता है, किसी भी टर्म में a का पावर क्या लिखते हैं, n माइनस r। किसी भी टर्म में a का पावर होता है n माइनस r, a का पावर n माइनस r, जो r की वैल्यू है उसको n में से माइनस करिए। इन एनी टर्म
पावर ऑफ बी, बी का पावर क्या होता है किसी टर्म में, किसी भी टर्म में बी का पावर क्या होता है, आर खुद ही बी का पावर बनता है। जो भी आर की वैल्यू है, अगर आर की वैल्यू 19 तो बी का पावर 19, आर की वैल्यू 20, बी का पावर 20, 20, तो आर खुद ही बी का पावर बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस हैं। और भी ध्यान से आप देखिएगा, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। क्लास का जो लेक्चर होता है ना, उसमें दिमाग प्रभावित होता है टीचर की एक्सप्लेनेशन से। दिमाग अपने खुद के विवेचन को कम यूज करता है, लेकिन जब सेल्फ स्टडी आप करते हैं, सेल्फ स्टडी खुद से जब आप इसको पढ़ेंगे, किसी एकांत जगह में बैठकर इस पूरी चीजों को, वीडियो को आप देखेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे और उस पर विचार करेंगे, तो आपका दिमाग बेहतर विवेचन, एक्सप्लेनेशन या एनालिसिस कर पाएगा, राइट, और वो आपको याद रहेगा। दिमाग जब खुद से एनालिसिस करेगा तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा। इसलिए कहते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। लेक्चर भी जरूरी है, बिना लेक्चर देखे तो इंट्रोडक्शन ही नहीं मिल पाएगा, तो फिर एनालिसिस किस चीज की करेंगे। एनालिसिस तो तब करेंगे जब इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। ये लेक्चर का मतलब इंट्रोडक्शन, सेल्फ स्टडी मतलब एनालिसिस। चलिए अब इसके बाद क्या करना है हमें, हमने देखा बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, फिर हमने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस देख लिए हमने। अब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। बिना एक दो क्वेश्चंस किए डिस्कशन पूरा कैसे हो सकता है ना, बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आती बातें। इसका अब यूज क्या है, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखा दिया यहां पर। जैसे किसी भी पावर को आपको एक्सप्लेन करना हो, एक्सपैंड करना हो, a + b पावर 6 है, या इस तरह के कोई भी और भी टर्म्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया, एक मिनट मैं एक लेता हूं बुक से, सपोज हमें एक्सपैंड करने को बोल दिया x - 1/x रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। बोला कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करके इसके एक्सपेंशन लिखो, कैसे लिखेंगे। जैसा कि हमने रूल में देखा पहले, उसी रूल को फॉलो करेंगे। यहां बस देखने की जरूरत यह है कि a की जगह कौन है, x है a की जगह, और b की जगह कौन है, -1/x, क्योंकि हमने जितने भी बाइनोमियल लिए थे उनमें प्लस का साइन आता था, इस बार माइनस है यहां पर, ठीक है। कैसे करेंगे इसको हम इंप्लीमेंट, देख लीजिए। a की जगह पे x है और b की जगह -1/x है। चलिए सबसे पहले तो रूल को लिख लेते हैं, 6c0, a की जगह 6 - 0 अर्थात 6, b की जगह 0 खुद ही तो नहीं लिखेंगे। 6c1, a की जगह 6 - 1 5, b की जगह 1 खुद ही। 6c2, a के पावर में 6 - 2 मतलब 4, b के पावर में 2 खुद ही, r की वैल्यू खुद ही आता है b के पावर में। 6c3, a की पावर में 6 - 3, b के पावर में 3 खुद आएगा। 6c4, a की पावर में 6 - 4 2, b की पावर में 4 खुद ही आएगा। 6c5, a की पावर में 6 - 5 मतलब 1, और b के पावर में 5 खुद ही आएगा। इसके बाद लास्ट टर्म 6c6, a की पावर में 6 - 6 अर्थात 0 तो नहीं लिखेंगे, और b के पावर में 6 खुद ही आएगा। तो ये हो गया एक्सपेंशन का फॉर्मूला। अभी हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पुट किया है, बट अब करेंगे हम, ठीक। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये जरूरी नहीं था बच्चों। आप इसको, ये वाला स्टेप आप छोड़ सकते हैं अगर आपको समझ ढंग से आ गया हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आप ये वाला ऐसे फॉर्मूला पहले तैयार किया करें, फिर आप ए बी की वैल्यू पुट किया करें। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अब मैं पुट करने जा रहा हूं। 6c0, ए की जगह कौन है, x, तो x के पावर में 6। 6c1, a की पावर में 5 मतलब x की पावर में 5, और b यानी कि -1/x पावर में 1। 6c2, a मतलब x पावर 4 हो गया, और b मतलब -1/x पावर 2 हो गया। 6c3,
a की पावर में 3 है मतलब x क्यूब हो गया, और -1/x b की जगह पर आ गया 6c4 x के पावर में 2, यहाँ a की जगह x लिखा और b की जगह -1/x पावर में 4, ठीक है। और ये सेकेंड लास्ट टर्म यहाँ लिखूंगा मैं 6c5, a की जगह x आएगा और पावर में 1 है, b की जगह -1/x पावर में 5 है, और लास्ट टर्म ये वाला यहाँ लिखूंगा मैं 6c6, a तो है ही नहीं सिर्फ b है तो सिर्फ -1/6 पावर में 6, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। एक्सपेंशन तो कर लिया हमने लेकिन सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब पिक्चर को और सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए आप सबने पहले ये पढ़ा होगा कि माइनस जो है, माइनस के पावर में अगर इवन नंबर आ जाए तो माइनस गायब हो जाता है। इवन नंबर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो माइनस को अगर आप 2 बार, 4 बार, 8 बार, 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस में बदल जाता है। लेकिन माइनस के पावर में अगर कोई ऑड नंबर है जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि, तो माइनस बचा रहता है, राइट। इस चीज को हम यहाँ फॉलो करेंगे। अब माइनस के पावर में देखिए -1 है ऑड नंबर, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। पहले तो 6c0, अच्छा इनकी भी वैल्यू हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। 6c0 1 होता है। याद रखिएगा कि r की जगह जब भी 0 आ जाए तो n खुद ही वैल्यू बन जाता है, तो 6 खुद ही वैल्यू बन गया क्योंकि r की जगह 0 था, और x के पावर में 6 है, सॉरी ये 1 हो जाता है ना, पूरे की वैल्यू 1 हो जाता है। 6c1 में 6 हो जाता है, जब r की वैल्यू 1 है तो 6 आता है। अब ये देखिए यहाँ माइनस का पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस इस प्लस की जगह आ जाएगा, और x का पावर 5, 1/x नीचे है तो ये आएगा, ठीक। आप चाहें कि इसी स्टेप में सारा कुछ सिंप्लीफाई कर लें तो वो भी पॉसिबल है। चलिए एक x को कैंसिल करके हम सीधे सीधे पावर 4 ही लिख लेते हैं, पूरा ही सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया एक ही बार में, ठीक। बढ़िया, एक ही बार में कर लें, क्यों हम एक ही चीज को 2 बार में करें। फिर भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिएगा, जब आप इस काम को करेंगे तो आप एक ही बार में कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, इंटेलिजेंट। आप एक बार में नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे करके बढ़िए, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करिए हर स्टेप में, ठीक है। तो जब आपको आप में एक्सपर्टाइज आ जाए फिर आप उतना टाइम बचा सकते हैं, लेकिन जब तक एक्सपर्टाइज नहीं है तब तक बहुत ज्यादा टाइम बचाने के चक्कर में गलत हो जाए, ऐसा नहीं करना है। अब अगले में आते हैं 6c2 कितना होगा। 6c2 कैलकुलेट करना है आपको, तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे 2 है r, तो 2 का फैक्टोरियल, और फिर 6 - 2 अर्थात 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो ऊपर 6 का मतलब 6 फैक्टोरियल मतलब होता है 6 × 5 × 4, आगे भी बढ़ सकते हैं 4, 3, 2, 1 सब लिख सकते हैं, लेकिन क्यों बढ़े, इसलिए क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है ही, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो फिर 4, 3, 2 लिखकर कोई फायदा ही नहीं है, पूरा का पूरा एक साथ ही कैंसिल हो जाएगा। ये 2 बच गया, 2 × 1 होता है, सीधा 2 लिखेंगे। देखिए 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, तो 15 आ रहा है, 6c2 15 हो गया, ठीक है। x का पावर 4 है और ये माइनस का पावर इवन नंबर है, तो ये माइनस तो यहाँ आएगा नहीं, प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो x का पावर 4 ऊपर और नीचे x का पावर 2, तो कैंसिल होने के बाद x² बचेगा। आप अगर आपको ये समझने में, मेरे एक्सप्लेनेशन से समझने में दिक्कत हो रही हो तो पॉज करके वीडियो और आप ये अपने नोटबुक में इसको करके देख लीजिए, ये सही तरीका है। पढ़ते समय अपना एनालिसिस भी थोड़ा थोड़ा डालते रहना चाहिए। तो वीडियो पॉज करके आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यही आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, अगर कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है। हो सकता है मैं भी, क्योंकि आपसे बात भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, हो सकता है दिमाग मेरा थोड़ा डेविएट हो जाए, कुछ गलत हो जाए, ऐसा कभी हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ठीक है, ताकि मैं आगे से मतलब या मैं उसको इम्प्रूव कर दूं, या अगर ऐसा कुछ है कि कोई बहुत बड़ी गलती है तो मैं उसमें करेक्शन कर सकूं। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है उसमें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है सर ने ऐसी गलती कर दी, मैं ठीक कर लेता हूं, है ना। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बात है तो कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि हाँ ये हुआ, और मैं आपको करेक्शन करके सही बात बता पाऊंगा, ठीक है। तो इसका हमने कर लिया काम, तीसरे टर्म का। अब चौथे टर्म में चलते हैं। 6c3 कितना होता है। 6c3 देख लीजिए, 6 फैक्टोरियल नीचे लिखिए 3 फैक्टोरियल, और 6 - 3 वो भी 3 फैक्टोरियल।
अब एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर 6 है, 6 इंटू 5 इंटू 4 लिखिए, माइनस करके जितना आता है उतना ही लिखिए, ऊपर 6 में से 3 माइनस करके वहीं तक लिखिए। मेरा मतलब कि 3 तक, मतलब 3 तक जो है हटा लीजिए और 6 से वहीं तक लिखिए जहां तक 3 से ऊपर रहता है, 6 5 4, 3 तक मत जाइए। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखेंगे ऊपर 3 फैक्टोरियल तो नीचे भी 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, वो कट ही जाएगा जैसा पिछली बार हुआ था। तो समझ लीजिए कि ये कट गया और नीचे ये वाला एक बचा हुआ है। इस 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 या 3 इंटू 2 जो भी कह लीजिए। तो 3 टू 6, ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया, 20, 6 से 3 कितना हो गया, 20। अब देखिए यहां पर ऑड पावर है, माइनस का ऑड पावर है 3, तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा, 20 आ गया, एक्स क्यूब ऊपर और यहां भी नीचे एक्स क्यूब, तो ये सिर्फ 20 रहेगा, प्योर कांस्टेंट होगा। इस पर भी क्वेश्चन होता है, बोला जाएगा कि इसके एक्सपेंशन में बताओ कि वो कौन सा टर्म है जिसमें एक्स है ही नहीं, प्योर कांस्टेंट है, बताओ। तो ये भी ढूंढना होता है। इसके लिए अगर आप पूरा का पूरा एक्सपेंशन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम खर्च होगा और इतना टाइम मिलता नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन है कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म कौन सा है, किस नंबर पे वो आएगा, ये बता दो। इसके एक्सपेंशन में 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे, 6ठे नंबर पे, कौन से नंबर पे वो कांस्टेंट टर्म आएगा, ये बता दो, ये पूछा जाएगा और टाइम मिलेगा बस 1 मिनट। तो फिर पूरा एक्सपेंशन लिखने में तो 1 मिनट तो से ज्यादा तो इसी में लग जाएगा, है ना। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, वो हम बातें करेंगे। फिलहाल जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बता दूंगा, धीरे धीरे करके चलेंगे हम, ये समझ लीजिए। आगे आते हैं 6C4। अब देखिए 6C4 किसके इक्वल होगा, 6C2 के इक्वल होगा। 6C2 और 6C4 ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे पता चला? देखिए नीचे वाला जो नंबर है r की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 4, इन दोनों को ऐड करके ऊपर वाले नंबर के इक्वल अगर हो रहा है तो वो दोनों बराबर हैं। 4 + 2 6 के इक्वल हो गया ना, इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू सेम है। तो इस बात को भी याद रखेंगे तो थोड़ा और टाइम बचेगा। 6C4 होगा 6C2 के इक्वल, मतलब 1 2 3, तीसरे वाले में हमने क्या लिखा था 15, तो 6C4 15 होने जा रहा है, 15 लिख दिया। और ये देखिए पावर में इवन नंबर है, माइनस तो आएगा ही नहीं, ये प्लस ही रहेगा। ऊपर है x², नीचे होगा x का पावर 4, ऊपर x², नीचे x का पावर 4, तो नीचे ही x² लिखना पड़ेगा आपको, 15 इंटू x², 1/x²। तो ये हो गया। अब आते हैं इस पर 6C5, ये किसके इक्वल होगा, 6C1 के इक्वल होगा, क्योंकि 5 नीचे इसका और इसका 1, तो 5 + 1 मिलाकर ऊपर वाले नंबर 6 के इक्वल हो रहा है ना, तो 6C5 यानी कि 6 हो जाएगा। और ऑड पावर है तो ये -6 होने वाला है, माइनस लिखिए इसकी जगह, वो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 6 और ऊपर x, नीचे x का पावर 5, तो नीचे आ जाएगा x का पावर 4। ठीक, अब लास्ट में आते हैं, इवन पावर है तो माइनस खत्म हो गया, 6 से 6 1 होता है और ये 1/x का पावर 6 हो गया। डन, ये हो गया फाइनल एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल। एक्सपेंशन हमने कर लिया। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा, देखिए कांस्टेंट का एक ही टर्म आया, x का पावर 4 एक ही टर्म है, 1/x का पावर 4 एक ही टर्म है। तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली कि इसके एक्सपेंशन में वो टर्म कितने नंबर पे आएगा जिसमें 1/x पावर 4 आता है, -6, और ये लास्ट में आ रहा है, सेकंड लास्ट में। तो डायरेक्टली कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, लेकिन अभी के क्लास में नहीं, आज के क्लास में नहीं, क्योंकि आज के क्लास के लिए मैंने कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चन सोच रखे हैं, वो मैं आपको कराऊंगा अभी। बस 1 2 क्वेश्चन और करेंगे और आज की क्लास ओवर। क्वेश्चन ये है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद, देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट 2⁻³ -7n - 1 is divisible
divisible by 49 where n belongs to set of natural number। n कोई नेचुरल नंबर है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 49 से डिवाइड हो जाएगा। ये प्रूव करके दिखाओ। देखिए क्या लॉजिक है इसके पीछे, और बाइनोमियल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बच्चों इससे पहले जो हमने बाइनोमियल देखा वो था a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू NC0 a पावर n प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस NC3 a पावर n माइनस 3 b क्यूब and so on till NCn a power 0, no need to write, and b raised to the power n। ये रूल हमने अभी सीखा है। इसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर दें तो हम इस क्वेश्चन के करीब जा सकते हैं। हमें जो चाहिए हमें इस पर फोकस करना है जिसमें पावर है, बाकी दोनों में तो पावर है नहीं, इसी में पावर है। 2 का पावर n, 2 का पावर 3n है, इसका मतलब वो 2 के पावर में 3 और होल पावर n, मतलब हुआ 8 का पावर n। और इसका हम लिख सकते हैं बाइनोमियल में, अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर 2 प्लस 6 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जो आसान होगा हैंडलिंग में हम वो काम करेंगे। तो पहला वाला 1 रख लेते हैं, इससे आसान हो जाता है हैंडल करना। और 8 है टोटल तो 1 प्लस 7 लिखेंगे। अब देखिए ये चीज हमें यहाँ कैसे मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसमें a की जगह 1 डाल देंगे और b की जगह 7 डाल देंगे। ठीक है, बस अपना काम हो जाएगा। और n जो है ऊपर, n की जगह हम यहां पर क्या डाल देंगे, n की जगह तो हमें n ही रखना पड़ेगा, n की जगह कुछ और नहीं ले देंगे, वही हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, a की जगह 1, b की जगह 7। अब देखिए ये क्या बन गया, 1 प्लस 7 लिखेंगे तो ये 8 का पावर n हो गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या हो जाएगा, NC0, NC0 का मतलब 1 होता है बच्चों, अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। r की जगह 0 हो जाए तो पूरा कॉम्बिनेशन ही 1 होता है। a की पावर n का मतलब 1 के पावर में n, तो ये 1 हो गया, प्लस NC1 होता है n, और a के पावर में कुछ भी है, a की वैल्यू है 1, तो 1 के पावर में आप चाहे कुछ भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 के पावर में n माइनस 1 लिखेंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है। b है कौन, 7, तो 7 लिखिए, 7 आया मल्टीप्लाई में, प्लस NC2 नहीं करेंगे इसको एक्सपैंड, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। a की जगह क्या है हमारे पास 1, मतलब a जहां जहां भी है उसको भूल जाइए। क्यों, क्योंकि a की जगह 1 है और 1 के पावर में चाहे सारी दुनिया उठा के रख दीजिए, 1 के पावर में सारी दुनिया ही उठा के क्यों ना रख दो, वैल्यू तो 1 ही होना है, तो भूल जाओ। और 1 को सब में मल्टीप्लाई करते फिरेंगे हम, क्यों टाइम खराब करें, भूल जाओ सब में, a को भूल जाओ, सिर्फ b को देखो। तो NC2 ले लिया, b का पावर 2 मतलब 7 स्क्वायर हो गया, b की जगह 7 लिया है हमने। NC3, a को भूल गए, b का पावर 3 मतलब 7 का पावर 3, और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, हमें लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या मिल रहा है हमें, 8 के पावर में n, यहाँ क्या है हमारे पास 7 इंटू n, उठाकर लेफ्ट में ले आइए, लेफ्ट साइड माइनस 7n हो गया, और ये 1 ये भी लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, -1। देखिए ना क्या बन गया, क्या बन गया, ये वही चीज है ना जो हमें चाहिए था, है कि नहीं वही चीज, ध्यान से देखिए। और जो बच गया बाकी को उस तरफ लिखिए। हम इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट में ला चुके हैं, तो उस तरफ जितना भी बच गया उनमें से 7 स्क्वायर सब में कॉमन आएगा, राइट। यहाँ है 7 स्क्वायर, यहाँ 7 क्यूब, फिर 7 पावर 4, तो 7 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं कॉमन। बचेगा क्या, यहाँ से NC2 प्लस NC3, यहाँ से एक 7 बचा हुआ है, और इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। अब ये जो 8 है, आपको पता है 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3, तो लिख लेते हैं 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 लिखेंगे तो n पहले से है पावर में, 3n हो जाएगा, -7n -1, है ना वही चीज जो वहां लिखा है।
7 स्क्वायर होता है 49, 49 इंटू NC2 प्लस 7 NC3 इंटू 7 प्लस समथिंग। अब देखिए बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल आ गया? 49 इंटू समथिंग, 49 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू दिस। तो 49 क्या हुआ? इसका फैक्टर हुआ ना, और अगर 49 इसका फैक्टर हुआ तो ये 49 से डिवाइड हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो बस हो गया प्रूफ। हेंस 3 raised to the power 2n minus 7n plus 1 is divisible by 49, divisible by 49। प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। इसी के बेसिस पर ऐसा ही मिलता जुलता और भी प्रश्न आपको अपने बुक में दिखेंगे। आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, उस बुक में ढूंढिए ऐसे क्वेश्चन, सॉल्व करिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये भी शायद एनसीईआरटी का ही है या उसी से मिलता जुलता सा। कहता है कि यूजिंग binomial theorem, using binomial theorem determine which number is larger और वो दोनों नंबर दिए हैं कौन कौन से? देखिए, एक तो है 1.2 raised to the power 4000 और दूसरा नंबर है 800। We have to find out which one of these two is larger। इन दोनों में से बड़ा कौन है? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमें ये पता लगाना है। तो देखिए, बाइनोमियल का यूज करने के लिए आपको दो टर्म चाहिए, एक ए दूसरा बी, राइट? दो टर्म चाहिए। यहां तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो हम क्रिएट करेंगे। 1.2 के पावर में 4000 लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 रेज़ टू द पावर 4000। अब ये बन गया बाइनोमियल। अब हम इसको बाइनोमियल की तरह ट्रीट करेंगे और एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपैंड जब करेंगे, n की जगह 4000 है, तो पहला टर्म होगा NC0, मतलब 4000C0। a की जगह 1 है तो a को भूल जाइए, क्योंकि a की जगह जब 1, पिछली बार भी हमने देखा कि a की जगह 1 आया तो जहां जहां a था उसको भूल गए। 1 के पावर में चाहे कुछ भी लिखोगे फर्क पड़ता तो नहीं, राइट? तो 1 को भूल गए। अब सिर्फ b को याद रखना है हमें। तो पहले वाले टर्म में कुछ लिखना ही नहीं है, और उसके अगले 4000C1 b मतलब 0.2, b का पावर 1 मतलब 0.2 का पावर 1। इसके बाद 4000C2 b है 0.2 स्क्वायर होगा, क्योंकि r की जगह 2 है तो b के पावर में यही आएगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। हमें सबको नहीं लेना, हमें अपने मतलब के चीज़ों को ही, 2-3 से हमारा काम हो जाएगा। तो हमने 2-3 टर्म्स लिख दिए, आगे कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब देखिए क्या मिलने वाला है हमें, 1.2 रेज़ टू द पावर 4000, यही है ना लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये पूरा, ये सॉरी यहाँ पे इक्वल ले लेता हूँ मैं। ये क्या बनेगा? देखिए r की जगह 0 है तो ये पूरा 1 ही होगा, हर बार ऐसा होता है। r की जगह 0 आ जाए तो पूरा कॉम्बिनेशन 1 हो जाता है। r की जगह 1 आ जाए तो n खुद ही लेना पड़ता है, मतलब NC1 आ जाए तो n के इक्वल होता है। तो 4000C1 किसके इक्वल हो जाएगा? 4000C1 4000 के इक्वल हो जाएगा, राइट? तो 4000 और 0.2 से मल्टीप्लाई भी करना है हमें। 4000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 800 मिलेगा, 800। कैलकुलेट आप करके देख सकते हैं। और उसके बाद वाले टर्म को मैं एक्सपेंड नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, तो फिर मैं ज़्यादा मेहनत क्यों करूं? मुझे यही पता लगाना था कि इन दोनों में बड़ा कौन। तो देखिए बच्चों, दूसरा नंबर है क्या? 800, और पहला नंबर क्या है? 800 प्लस 1। दो ही पहले वाले जो दो टर्म हैं, इन्हीं से 801 बन गया। तीसरे चौथे और जो टर्म्स लेंगे वो तो और इनको बड़ा ही करेंगे ना।
जो भी हम बड़ा ही करेंगे, बट हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें ये पता चल गया कि ये बड़ा है, 800 से बड़ा है। तो ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो नंबर है, पहला नंबर, वो 800 से ऊपर है, क्योंकि 801 तो यहीं तक बन गया, और भी अगर नंबर टर्म्स लेंगे हम तो ये और बड़ा ही होता जाएगा, 800 से बड़ा तो है ही। हेंस 1.2 raised to the power 4000 is greater than 800। ये आंसर हमने ढूंढ लिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास में रेगुलर बने रहिए, इसके बाद मैं और कंटिन्यू करूंगा, इसके बाकी बचे हुए टॉपिक्स भी मैं सिखाऊंगा। इसके अगले क्लास में मैं सिखाऊंगा कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कोई रैंडम कोई टर्म फाइंड करना हो तो कौन सा शॉर्ट ट्रिक होता है, ये सब मैं अगले क्लास में सिखाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा भी कुछ सपोर्ट हो जाएगा आपके माध्यम से, और आपका भला हो जाएगा मेरे माध्यम से, दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने। मेरा भी सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।